स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसा कि केवीएस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो कुछ डिले हो रहा है, लेकिन आपको और कोई ऑप्शन नहीं है इंतजार करने के अलावा, तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। इसी बीच एक नोटिफिकेशन एनवीएस से आया हुआ है नवोदय विद्यालय समिति में, जिसमें रूल्स बताया गया है। कुछ वहाँ पे रूल्स अमेंडमेंट किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, या पूरा वहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा रिक्रूटमेंट में। तो वहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो कि 14 तारीख के डेट की है। यहाँ देख सकते हैं 14 जून की है। और इसमें यहाँ देखिए, in exercise of the power conferred under Rule 24 of the Rules of Navodaya Vidyalaya Samiti, the Executive Committee of the NVS hereby makes amends the requirement। देखिए, तो कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। अटैच्ड as scheduled to this notification in respect of following posts। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ पोस्ट दिए गए हैं जेएनवी कैडर में जो भी है, जैसे पीजीटी का है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, और टीजीटी आर्ट का है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है, और टीजीटी म्यूजिक के लिए है। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, कैटरिंग सुपरवाइजर है, चूंकि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है तो वहाँ पर कैटरिंग सुपरवाइजर होते हैं। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर। तो ये जेएनवी कैडर में कुछ इसमें अमेंड किया गया है, इनका रूल यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और जो रीजनल ऑफिस कैडर, हेडक्वार्टर्स कैडर में देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस, लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको एएसओ भी बोलते हैं, पीए है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे। और ये एक नई वैकेंसीज के लिए है, जो कि नई वैकेंसी जब भी आएंगी, अभी तो फिलहाल नहीं दिया गया है कि क्या एग्जैक्ट डेट कब आएंगी, लेकिन इसमें ये डिफाइन कर दिया गया है कि कितनी वैकेंसीज किस अ, उसके लिए है, किस पोस्ट के लिए है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस, ये सर्विस के बारे में दिया हुआ है। ऑल पर्सन अपॉइंटेड रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन शैल कंटिन्यू इन द सब्सटेंशियल पोस्ट हेल्ड बाय देम। तो यही जो रूल्स है उसी को फॉलो किया जाएगा आगे के जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। ठीक है। द सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉइज बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग विल बी मेंटेन्ड सेंट्रली और एट द रीजनल ऑफिस लेवल एज द केस में बी एज पर द इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता ही होगा केवीएस और एनवीएस में रीजनल ऑफिस लेवल का मॉनिटरिंग होता है। तो कोई भी यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो हेडक्वार्टर का होगा या आपका रीजनल ऑफिस लेवल का होगा। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन स्केल सब पे यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ पोस्ट their classification the scale सब पे attached there shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to this notification. Senior skill and selection skill to the teaching staff and modified as graduate progression scheme to the non-teaching staff shall be made applicable to the eligible post in accordance with the orders issued in behalf of the government of India from time to time। तो ये सारे कुछ रूल्स यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन स्किल सब पे दिया हुआ है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे एज लिमिट और अदर क्वालिफिकेशन के मामले में यहाँ पे देखिए, द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द पोस्ट शैल बी स्पेसिफाइड इन कॉलम 5 to 12। तो ये यहाँ पे पूरा बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है। द पोस्ट वेर अंडर एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जिस्ट, अपर एज इज रिलैक्सेबल बाय 5 years। तो जो एनवीएस के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एनवीएस के जो एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, ऑटोनोमस बॉडी के जितने भी एम्प्लॉय होंगे, उनका जो अपर एज रिलैक्सेशन जो है 5 year का रहेगा। और थर्ड में देखिए, द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी, EWS, ex-servicemen and other specified categories of persons in accordance with the order issued by the in this behalf of time to time by the central government। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स
उस पे बनाएगा उनके अपर एज लिमिट पे, उसी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन का भी यहाँ पे इसी में दिया हुआ है किस तरह से प्रमोशन होगा। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ फिफ्थ पॉइंट देखिए, द स्कीम ऑफ द एनवीएस प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन ऑफ गर्ल्स टू extent of at least one third of the student in each vidyalaya. In order to effectively manage the residential custodial requirements of girl students, the commissioner of the NVS may decide during each selection to enlarge the zone of consideration by up to 50% of female candidates in order to facilitate recruitment of more female candidates for direct recruitment in respect of all teaching posts in विद्यालय। तो ये एक जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रही हैं टीचिंग पोस्ट के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ के कमिश्नर ने भी ये बोला हुआ है कि कम से कम 50% जो है सिलेक्शन जो होना चाहिए वो फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो एनवीएस है उसमें जो एडमिशन होते हैं वन थर्ड जो होते हैं, एक्सटेंट आप देखिए यहाँ पे एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ स्टूडेंट इन ईच विद्यालय क्या है वो गर्ल्स हैं। ठीक है। तो इन गर्ल्स के लिए क्या है, इनका मानना ये है कि कम से कम 50% फीमेल कैंडिडेट वहाँ पे टीचिंग स्टाफ में होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी बनाए रखिए। या फिर देखिए, अब देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स। तो यहाँ पे दिया भी है कि ऐसा कोई फीमेल के लिए कोई ऐसा अलग से रिजर्वेशन नहीं है, बट उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि उनके लिए एज रिलैक्सेशन है कि अगर एज में थोड़ा वो आप वो होता है ज़्यादा एज हो जाता है तब भी अपर एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको रिलैक्स दिया जाता है, जिससे कि आप उसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है। और कैसे दिया जा रहा है यहाँ पे देखिए साफ दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू इनकरेज मोर फीमेल कैंडिडेट, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट उनको इनकरेज करने के लिए टीचिंग पोस्ट में अपर एज लिमिट क्या कर दिया गया है विद्यालय में, वो 10 ईयर्स कर दिया गया है वाइल डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी। तो उनकी जो लिमिट है उसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल तक का। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कि अब एज के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एज में रिलैक्सेशन 10 साल का रहेगा। ठीक है। और आगे देखिए इसमें कह भी रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थी ऑफ कंटेंट इन दिस रूल्स द कमीशन ऑफ द एनवीएस में इन केस ऑफ अर्जेंट नीड परमिट अपॉइंटमेंट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एनी पोस्ट इंक्लूडेड इन दिस रूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड फिर देखते हैं। प्रोबेशन पीरियड, एवरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल इनिशियली बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन एंड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन शैल बी 2 ईयर्स। तो ये पहले से भी केवीएस में भी था और एनवीएस में भी यही है कि 2 साल का आपका क्या होगा, प्रोबेशन होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि कहीं ऐसा रूल नहीं दिया हुआ है क्या नहीं है। तो यहाँ पे एनवीएस ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके लिए जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑन प्रोबेशन हैज कंप्लीटेड हिज प्रोबेशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो जो जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो उस 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस प्रोबेशन पीरियड में आपका जो वर्क होना चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो अपॉइंटमेंट है उसको आगे के लिए भी कंफर्म करके रेगुलर कर दिया जाता है। ठीक है। फिर देखिए आगे, आगे यही सब दिया हुआ है। प्रोबेशन के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं तो आप उसको देख सकते हैं। जो मेन मेन चीजें हैं मैं वहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन में भी कह रहा है हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद अ पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग और having a spouse living has entered into contracted marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post। ठीक है। तो आगे क्या है, रेजिडुअरी मैटर्स दिया हुआ, ये सब उनका वो रूल्स है। ठीक है। इस रूल्स को आप देख लीजिएगा। मेन अपने लिए जो है वो आगे देखते हैं। आगे अपना क्या दिया हुआ है किसने, ये है यहाँ से स्टार्ट होता है शेड्यूल जो दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो इनका नेम ऑफ पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 306 हैं। और सब्जेक्ट टू वेरिएशन है तो पोस्ट क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। ग्रुप बी का है उसको होता है पीजीटी। ठीक है। तो इसका जो पे स्केल 47,600 से
1,51,1100 होता है। ठीक है, एज लिमिट आपका दिया हुआ है 40 ईयर्स रहेगा, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रहता है तो सभी में रहता है। ठीक है, और SC ST का उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर यहाँ पर देखिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ वो ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या होना चाहिए, पहला है कि MSc होना चाहिए, MSc कंप्यूटर साइंस IT या MCA होना चाहिए, या दूसरा है ME MTech कंप्यूटर साइंस और IT से होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे देखिए BA डिग्री यहाँ पे इसेंशियल कर दिया है। तो ये चीज ध्यान रखना है, KVS में अभी इसेंशियल नहीं है। वहाँ पे BEd की डिग्री जो होती है ऑप्शनल होता है, बट आगे प्रमोशन के लिए आपको BEd डिग्री की नीड होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसेंशियल में दोनों चीज होना चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, ME और MTech मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तभी आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल भी हैं। ये चीजें ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, वेदर आर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिपेयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भाई, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रोबेशन 2 साल का रहेगा ही। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया हुआ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर डायरेक्ट आर LDC, तो यहाँ पे दिया हुआ 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो आपका पोस्ट दिया हुआ जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें 75% आपका LD से होगा, 25 से होगा प्रमोशन से होगा। ठीक है, तो अभी जो TGT कंप्यूटर साइंस है वो जो LDC में प्रमोट होके वो बनेंगे PGT कंप्यूटर साइंस, और 75% पोस्ट जो है वो आपका इससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू से भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया, इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन डिपोटेशन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम विच प्रमोशन डिपोटेशन एब्जॉर्प्शन टू बी मेड। प्रमोशन थ्रू LDC देखिए, LD का एग्जाम जो होगा, फ्रॉम अमंग्स TGT कंप्यूटर साइंस हैविंग 3 years रेगुलर सर्विस एज TGT कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैविंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइबिंग कॉलम नंबर 7। ठीक है, तो जो ये सारी अगर आपके पास ये डिग्री है और आपने TGT कंप्यूटर साइंस रह के 3 साल तक आपने अगर रेगुलर सर्विस किया हुआ है तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे देखिए कुछ यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, प्रमोशन ऑफ TGT कंप्यूटर साइंस टू PGT कंप्यूटर साइंस शैल बी गवर्न बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज रेस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी TGT। तो ऐसा नहीं है कि सीनियरिटी लेवल है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर सीट रहेगी तभी उस पर बात किया जाएगा। ठीक है, और आगे आप देख सकते हैं ट्रांसफर एंड डिपोटेशन दिया हुआ है, या फिर DPC एग्जिस्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन, ये यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, वो आगे है आपका PGT फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो जैसे इसमें देख जान KVS में आपको पता ही होगा कि KVS में केवल TGT होते हैं, PGT फिजिकल एजुकेशन नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे PGT फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है, और वहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 91 है 2023। ये लेटेस्ट जो अभी वैकेंसी शो हो रहा है वो 91 पोस्ट है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन, सब्जेक्ट मतलब वेरिएशन हो सकता है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट में। फिर नीचे भी दिया हुआ है वाइल अपॉइंटिंग PGT PE 1 पोस्ट ऑफ TGT P विल बी रिड्यूस फ्रॉम 2 to 1 इन द JNV कंसर्न। ठीक है, तो 1 पोस्ट ऑफ PGT विल बी रिड्यूस 2 to 1। अगर जब जब PGT फिजिकल एजुकेशन का रिक्रूटमेंट होगा या उनकी ज्वाइनिंग जब होगी तो जहाँ 2 TGT होते थे वहाँ पे वो चीज रिड्यूस कर दिया जाएगा, एक ही TGT फिजिकल एजुकेशन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोस्ट देख सकते हैं ग्रुप B की है, और लेवल है जो आपका लेवल 7 है, और सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। वही चीज एज लिमिट वही है। एजुकेशन में आप देख सकते हैं एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी MP ऐड होना चाहिए। और डिजायरेबल है ये मतलब इसेंशियल होता है कि आपको ये आपको डिग्री रखना ही रखना है। और जो डिजायरेबल होता है वो डिजायरेबल मतलब अगर आपके पास है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पे शुड हैव रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स रिकग्नाइज्ड बाय द SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा है एक्सपीरियंस इन द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, एंड थर्ड है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये तीनों अगर आपके पास है तो ये डिजायरेबल होगा आपके वैकेंसी, आपकी जो रिक्रूटमेंट
टाइम में जो आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपको रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसेंशियल और डिजायरेबल है। आगे देख सकते हैं जो आगे दिया हुआ है 2 ईयर्स का प्रोबेशन रहेगा ही। इसमें भी प्रमोशन का वही है, 75% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा और 25% एलडीई से होगा, जो टीजीटी पीई होंगे। तो वो वही चीज दिया हुआ है जैसे हमने कंप्यूटर साइंस में देखा है, वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे देखिए जो दिया हुआ है नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का भी दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है 46। पीजीटी की पोस्ट है ये। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बाकी ये सब चीज़ें सेम हैं, जो एज रिलैक्सेशन और ये सब जो है वो सेम है। यहाँ पे मेन चीज़ आपको देखना है कि मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, डिजायरेबल है अगर टीजीटी रीजनल लैंग्वेज है आप तो एक्सपीरियंस उसका है तो, या किसी रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया है और जो कंप्यूटर का नॉलेज आप होना क्या है आपके लिए डिजायरेबल है। तो ये सारी चीजें रहती हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और सारी चीजें वही दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 75% नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ 50% बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% जो है वो एलडी के थ्रू होगा अमंग टीजीटी रीजनल लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, 50% एलडी से 50% आपका जो होगा वो प्रमोशन से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नए न्यू पोस्ट जो है आगे आपका दिया हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। तो टीजीटी का कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है। इसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, कितने हैं 649 हैं। ठीक है, और ये ग्रुप बी का है और टीजीटी है तो लेवल आपका 7 होगा, और लेवल 7 में जो 44,900 होता है बेसिक स्टार्टिंग का। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स है, नॉट सॉरी आपकी एज जो है 35 ईयर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा है तो जो नीचे दिए हुआ है कि उसके हिसाब से आपका रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेन चीज़ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका बी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए होना चाहिए, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसमें प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी सूटेड इन ऑल ईयर्स। तो ये ध्यान देना है, कंप्यूटर साइंस सभी साल होनी चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बी या बीटेक है आप कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे देखने का मिल रहा है, जो कि आपका इसमें केवीएस में नहीं है, क्योंकि केवीएस में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट ही नहीं है, वहाँ पे सीधे पीजीटी कंप्यूटर साइंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस देखा जा रहा है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो इसमें ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे दिया है कि पास सीटेड conducted by CBSE in accordance with the guidelines framed by the NCT for purpose, and थर्ड आपको बीए डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और आपको सीटेड पास भी होना पड़ेगा। ये इसेंशियल में है, इट मीन्स कि ये आपके पास होना ही चाहिए। यदि ये आप रहेगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है। डिजायरेबल क्या है, अगर ये रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया तो अच्छा है, और इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंसी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं 100% इसका क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू से होगा। ठीक है, अ, नीचे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और प्रोबेशन आपका 2 साल का होगा। इसमें कोई भी एलडीसी या एलडी का एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट ये रिक्रूटमेंट के थ्रू से होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए टीजीटी आर्ट के लिए भी यहाँ देख सकते हैं 649 पोस्ट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, और बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम है। मेन चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इसकी इसेंशियल में जो है मेन चीज़ वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री इन फाइन आर्ट्स
और क्राफ्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी BFA, और दूसरा है BA डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन। ठीक है, डिजायरेबल में BA डिग्री कह रहे हैं होना चाहिए, डिजायरेबल है ये ध्यान रखना है, इसेंशियल नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपका BA डिग्री नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया तो अच्छा है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपके लिए ये प्रेफरेंशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें TGT आर्ट के लिए है। TGT आर्ट का इसमें भी जो वैकेंसीज फिलअप किया जाएगा वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू से फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे का कौन सी पोस्ट है। आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ TGT फिजिकल एजुकेशन। तो वहाँ पर हम PGT की देख रहे थे, यहाँ TGT की पोस्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे दिया हुआ, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। 595 मेल के लिए है और 649 आपका फीमेल के लिए है, यानी टोटल 1244 वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा है। और सब्जेक्ट टू वेरिएशन मतलब ये वेरी भी कर सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 7 वही है TGT का जो होता है। और यहाँ पे हम ये देख लेते हैं पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री BPEd फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये इसेंशियल है। डिजायरेबल में आप ये देख सकते हैं कि साई में आपको अगर साई के से जो रिकग्नाइज है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उसमें कोई आप एक स्टेट या नेशनल लेवल पे क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ये आपके लिए जो आपकी ज्वाइनिंग कह सकते हैं या आपके उसमें प्रेफरेंस रहेगा कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सारी चीज़ें सेम है, रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज है, रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया है, और डिप्लोमा इन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये डिजायरेबल है। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें रहेंगी तो उस सिलेक्शन में आपके लिए वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, टोटल 100% ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा, तो इसलिए आप इसकी तैयारी करते रहिए। अगर जो भी कैंडिडेट्स इस एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करते हैं वो उस तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट है TGT म्यूजिक। देखिए KVS में PRT म्यूजिक होता है, यहाँ पे TGT म्यूजिक का दिया हुआ है। इसका रूल्स क्या है, टोटल पोस्ट 649 है जो कि अच्छा खासा पोस्ट है, लेवल 7 ही रहेगा, TGT की पोस्ट है। तो उसके बाद देखते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपका दिया हुआ है म्यूजिक फ्रॉम बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल 3 years। तो ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में और तीनों साल आप म्यूजिक पढ़े हों तो आप इसको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग वही चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज आना चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज कोई है तो और भी अच्छा है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है तो वो भी प्रेफर किया जाएगा आपको, कंप्यूटर का नॉलेज है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं ये भी जो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा, प्रोबेशन 2 साल का रहेगा, और बाकी चीज़ें सेम है यहाँ पे। तो अगर आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टाफ नर्स को भी TGT के ही लेवल पे रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 649 है, और ग्रुप बी का ही है, और लेवल 7 रहेगा ये। और इसमें जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे वो BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्स होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ठीक है, दूसरा इसमें जो मेन दिया हुआ है वो क्या है कि नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा RN या RM की तरह। और दिया हुआ 2.5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो 50 कम से कम 50 बेड का जो हॉस्पिटल है उसमें 2 या 2.5 साल का 2.5 यानी 2.5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर्स के लिए एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को
बिलोंग करते हैं या रखते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 100% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है 594। अच्छा खासा पोस्ट, लेवल 6 होता है ये। और इसमें जो है 50% आपका प्रमोशन से होगा, 50% एलडीसी से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है कैटरिंग सुपरवाइजर। कैटरिंग सुपरवाइजर चूंकि ये रेजिडेंशियल होता है तो कैटरिंग सुपरवाइजर हो जाए, ग्रुप सी की पोस्ट है। 25,500 बेसिक इसका होता है। ठीक है, और इसमें भी बैचलर डिग्री मांग रहा है इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इसमें जो बोलते हैं HM, बोलते हैं BHM वो होना चाहिए, वो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। और या इसमें एक और दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटरिंग विद मिनिमम 10 years सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% इसका रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉन टीचिंग पोस्ट है आपका, ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है। 598 पोस्ट है, ग्रुप सी की जॉब है। और इसका बेसिक 19,900 है। और इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, क्या क्या है इसमें। पहला चीज है 10th क्लास होना चाहिए, 10th क्लास के बाद ITI होना चाहिए। ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में। और 2 साल का आप एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बिंग में। तो आप इस चीज को, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 100% है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। उसके बाद जो ये है पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर के पोस्ट है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। 1297 पोस्ट है, ग्रुप सी की है जॉब। बेसिक इसका 18,000 है। और जो इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड एनबीए, तो आपको स्किल पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट को आपको पास करना है, तो आप इस चीज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 100% रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे AC का दिया हुआ है, जो कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 38 है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो अपर लेवल का जो ये है पोस्ट होते हैं वो दिया हुआ है। लेवल 12 होगा, ग्रुप A की जॉब है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 38 है यहाँ पे, और दिया हुआ है 45 ईयर होना चाहिए, और रिलैक्सेशन उसके हिसाब से मिलेगा। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो अगर फुलफिल करते हैं तो आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मास्टर डिग्री चाहिए 50% के साथ, BEd होना चाहिए। और एज ए प्रिंसिपल आप वर्क किए हैं तो आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और 3 साल कम से कम प्रिंसिपल के पोस्ट पे आपको रहना चाहिए। तो ये आपके लिए अ, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। आगे देखते हैं। और सारी चीजें वही हैं, उसमें भी देखिए 50% क्या है, सीनियरिटी से होगा। फिर 25% LDC से होगा, और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। तो ये पूरा इनका प्रोसेस है। और उसके बाद जो है देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट आपका है AC एडमिन के लिए है, तो ये भी सेम ही है। ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। और जो पे लेवल इसका 11 है, ध्यान दे सकते हैं, वो 12 का था, ये लेवल 12 है। ये 11 है और वो 12 का था। और हेडक्वार्टर में 3 और RO में 8 वैकेंसीज अभी है। इसके लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस होना चाहिए, कोई पोस्ट आपने होल्ड किया हुआ था। और या यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरा, at least 8 years experience of handling administrative matters in the supervisory capacity in central state autonomous body।
ठीक है, तो ये पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप उसके लिए तैयारी अपना बनाए रखिए। जब भी फॉर्म आएगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रूल्स है, रूल्स दिया हुआ है। रूल्स में क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, या एसी फाइनेंस का भी, ये भी लेवल 11 का है, इसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब पूरा डिग्री दिया हुआ है, क्या क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी। इस एलिजिबिलिटी को अगर आप रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनवीएस के में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, पे इसका जो पे लेवल है 11 है, और उसमें 2 साल का प्रोबेशन रहता ही है। 50% डिप्यूटेशन और 50% जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे, तो वो उस पे है 50-50 करके है। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है प्रमोशन का दिया हुआ है, और सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर सेक्शन ऑफिसर है, जिसको एसओ बोलते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 18 है, पे लेवल 7 है आपका। 50% जो होगा आपका सीनियरिटी बेस पे होगा, 50% आपका एलडीसी पे होगा। इसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस और अकाउंट्स भी है, वो भी यही है, सेम चीज। नंबर ऑफ पोस्ट 11 है आपका, और इसमें भी 50% डायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट नहीं, सीनियरिटी पे होगा, जो एलडीसी बोलते हैं उस पे होगा, और 50% प्रमोशन से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा पोस्ट है। नेक्स्ट आपका है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ये भी लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 35,400 बेसिक रहेगा, और इसेंशियल डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी, 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ फॉर हैंडलिंग लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू से होगा। तो ये सारे पोस्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनके रूल्स दिए हुए हैं। आपको डिटेल में अगर देखना है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ फाइल का। और ये एएसओ का है, एसओ लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी का पोस्ट है। और यहाँ पे पूरा डिग्री दिया हुआ है, क्या क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 25% प्रमोशन, 50% एलडीसी से होगा। तो ये टोटल आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है पीए। पीए जो है 25 पोस्ट है। 25 पोस्ट में आप देख सकते हैं ग्रुप बी का है, ये ग्रुप 6 लेवल 6 है। इसमें जो है प्रमोशन बेस पे होगा, फिटनेस बेसिस पे जो भी है, बाय प्रमोशन थ्रू सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस, फेलिंग विच ट्रांसफर डेपुटेशन बेसिस। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे प्रमोशन का रूल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ये पीए के लिए है। उसके बाद देखते हैं आपका कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की 8 पोस्ट हैं, ग्रुप सी का है, लेवल 4 है, 25,500 से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आईटी होना चाहिए, या बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी में होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा, 2 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा। तो सारी चीजें बाकी सेम है। स्टेनोग्राफर है, 49 वैकेंसीज है इसमें। और ग्रुप सी है, ये आपको आइडिया है ही, एज लिमिट पता ही है। और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th पास होना चाहिए, स्किल टेस्ट होना चाहिए। 10 यहाँ पे दिया हुआ है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, और 65 हिंदी और 50 मिनट इंग्लिश का। ठीक है, और बाकी चीजें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होगा, ओपन जो कंपटीशन होगा उसमें ही। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपका ये सारे पोस्ट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बारे में आप डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल जो लिंक है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ पोस्ट जो दिए हुए हैं, ये फ्यूचर में अभी डेट तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन वैकेंसीज ये हैं, तो इसका जो फॉर्म है वो देखने को आपको मिलेगा। तो आप देखिए क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि बैठ के वेट करते हैं, मतलब कि अभी तो वैकेंसीज आया नहीं है, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। तो उनसे यही गुजारिश है कि वो अपना तैयारी पहले से करते रहें। क्या होता है कि कभी कभी वैकेंसीज आ जाता है और अपनी तैयारी उतनी अच्छी हुई नहीं रहती है। तो इसलिए जब आप पहले से तैयारी करते रहेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप
इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। जब भी वैकेंसीज आएगा तो आप उसको इजीली भर सकते हैं। हो सकता है उसमें टाइम लगे, लेकिन 2023 तक इतनी वैकेंसीज हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि इस साल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था नवोदय विद्यालय समिति का जो रिक्रूटमेंट का जो रूल्स था, रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज है तो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल इसका कोई अभी वैकेंसीज का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज डिस्क्लोज किया है, रूल्स डिस्क्लोज कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि इसका आपको जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द देखने को मिले। तो आप अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जो जिसका जो भी सिलेबस है वो अपना सिलेबस लेके उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चल, थैंक यू।